कहता था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। तो जैसा कि कल हमने देखे इश्यूज़, तो उस इश्यूज़ को देखते हुए वो टॉपिक आज एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सारी चीज़ें अक्सर एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने, कल भी मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो है क्या और होता क्यों है ऐसा हार्टबर्न वगैरह या स्टोमक इश्यूज़। तो ये जो इशू होता है ये है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के इशू होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों ट्रैक्ट के। अपर में आपका स्टोमक या एसोफेगस आता है, लोअर में जो है ना आपकी जितनी भी ये हैं इंटेस्टाइन हैं वो आती हैं। तो लेकिन आज या वैसे हम डिस्कस जो करेंगे वो स्टोमक अपर एसोफेगस ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें यह है कि सबसे बड़ा जो इशू है वो है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का, जिसे हम जल्ड भी कहते हैं। जल्ड, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो इसमें यह है कि ये डिजीज है क्या, इसमें होता क्या है। हमारे स्टोमक और एसोफेगस को एक वॉल सेपरेट करता है, जिसे हम लोअर एसोफेगल कहते हैं। स्फिंक्टर कहते हैं। ये वॉल जो है मीन की एसोफेगस और स्टोमक को सेपरेट करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब इस तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिजीज होती है, जो हमारे स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है या खुराक होती है, वो रिफ्लेक्स बैक हो जाती है एसोफेगस में। उसकी एसिडिटी, और ये होता इस वजह से है जब ये वॉल लोअर एसोफेगल रिफ्लेक्स सही काम नहीं करता, डिसफंक्शन ऑफ एसोफेगल लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहा जाता है इसे। तो इसके होने से ये होता है कि जो हमारे जैसे ही फूड स्टोमक में इंटर होती है तो एसिड प्रोड्यूस होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या दूसरे एंजाइम हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उनकी स्टोमक की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये सही काम नहीं करता तो जो वही फूड है वो एसोफेगस में आ जाती है। जैसे एसोफेगस में आती है तो फिर हार्टबर्न, ब्लोटिंग और इसी तरह से नोजिया, वोमिटिंग की जो है सिम्टम्स अपेयर होती हैं। तो इसमें यह है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अब देखना ये है कि हाँ इसकी मैनेजमेंट क्या है और किन वजूहत की वजह से हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। सबसे पहला इसका जो फैक्टर है वो है एज। विद एज जो है वो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो है उसकी एक्टिविटी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी लो होती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है एज है। इसके अलावा इसकी जो दूसरा इम्पैक्ट है वो है वेट का। जितना ज़्यादा वेट हो, वेट के बढ़ने से इस पे प्रेशर बढ़ता है। इसके प्रेशर बढ़ने से एलईएस पे प्रेशर बढ़ने से जो है ना इसकी वर्किंग कैपेसिटी लो होती है। तो हम इसे कह सकते हैं बीएमआई या वेट, हाई बीएमआई। इसके अलावा दूसरा जो इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग में भी ये इफेक्ट होता है। इसके अलावा अल्कोहल, लार्ज मील के एक टाइम में ज्यादा खा लेना, इस तरह स्पाइसेस, स्पाइसी फूड या स्पाइसेस, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फूड मीन के ये स्टोमक की एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा फैट, कि जितना ज़्यादा फैट हो इससे भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनके इस मैटर को या स्टोमक हार्टबर्न को बढ़ाते हैं। और इसकी जैसे मैंने आपको बताई कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर हार्टबर्न हो रहा है तो भी इनके स्टोमक इश्यूज या इस तरह से जल्द हो सकता है। इस तरह इंडाइजेशन है या ब्लोटिंग है या नोजिया है, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स की। तो ये कॉमनली फूड हैं जो मीन के ये फैक्टर्स हैं जो मीन के इसके सबब बनते हैं, जिसमें
हाई वेट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इस तरह मीन के ज़्यादा फूड का इंटेक कर लेना एक टाइम में, इस तरह स्पाइसी फूड्स हैं, सिट्रस फूड हैं और फैट की कंजप्शन है। तो और एज के साथ वैसे ये रिड्यूस होता है। अब एक चीज़ ये है, दूसरी है गैस्ट्रोपेरिसिस, जो मीन के इसके एक इंटरलेट या सिमिलर होते हैं कि अक्सर में समटाइम ये होता है कि बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि ये आया कि ये जल्द है या गैस्ट्रोपेरिसिस है। गैस्ट्रोपेरिसिस ये होता है कि आपका जो स्टे टाइम है खुराक का स्टोमिक में उससे ज़्यादा होना, डिले हो जाना। जो नॉर्मल स्टे टाइम है खुराक का स्टोमिक के अंदर वो है 2 से 3 आवर। मीन के वैसे जब ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन ये टोटल टाइम 6 to 8 आवर तक हो जाता है, लेकिन जो स्टोमिक के अंदर खुराक को रहना चाहिए वो 2 से 3 आवर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जो सॉलिड फूड्स हैं। तो मीन के अगर 2 से 3 आवर से ज़्यादा फूड स्टोमिक में रह रही है तो उससे भी यही सिम्टम्स होती हैं। मीन के आपका हार्ट बर्न होता है, इस तरह ब्लोटिंग, नोजिया, कॉफिंग, ये सारी इसी की इसके भी सिम्टम्स हैं। अब इन दोनों को मैनेज करने का तरीका भी सेम है। मीन के सबसे पहले ये है कि आप स्पाइसी फूड्स इनटेक ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल की कंजप्शन कम से कम हो। नंबर 3 कि जितनी भी आपने कोई रात को जो मील खाना है उससे सोने से कम 3 घंटे का वक्फा हो। सोने से मीन के आपने 9 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे आप खाना खा रहे हैं। और तीसरा जो इसका है मील प्लानिंग में हम अब बात करें तो स्मॉल मील एट टाइम, मील के स्मॉल क्वांटिटी में देना है। इसकी वैसे हम मील 3 मील यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसे 4 से 6 मील दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट नहीं देने इसको, जितना भी मील के ताकि एसिडिटी इंक्रीज ना हो। इसके अलावा अगर डाइटरी मैनेजमेंट में आए, जो चीज़ कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं, मिंट, ऑनियन, ये नहीं देना। पुदीना और प्याज और चाय, ये तीनों चीजें नहीं, इसमें ये है कि जब इसमें आता है गैस्ट्रोपेरिसिस में, इसमें स्टे टाइम इंक्रीज होने की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम करता है। तो ये पुदीना, प्याज, चाय, और इसके साथ जो दूसरी है मीन के अगर एसोफेगल रिफ्लेक्स है, जस्ट अब डायग्नोज है, जस्ट हार्ट बर्न हो रहा है, तो उसमें ये है कि आप फाइबर रिच फूड देंगे। लेकिन जब बात आती है गैस्ट्रोपेरिसिस की तो वहाँ फाइबर रिच फूड भी नहीं देंगे, उसमें मीन के ज़्यादा फाइबर ना हो, क्योंकि ताकि जितना ज़्यादा फाइबर होता है स्टे टाइम उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए वहाँ फैट दोनों में कम करना है, मीन के गैस्ट्रोपेरिसिस में भी और जेल्ड में भी, लेकिन जो फाइबर है वो गैस्ट्रोपेरिसिस में मिनिमम रखना है। मीन के जो हम उसे फूड दें, सीरियल जो है ना, पील रिमूव करके दें। अगर ये इसकी सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भूख का ना लगना। अक्सर जो है ये ज़्यादातर कॉमन सिम्टम जो गैस्ट्रोपेरिसिस है वो डायबिटिक पेशेंट में होती है, क्यों अक्सर उनका वो होता है क्योंकि एक तरफ अक्सर वो ये भी है फाइबर रिच फूड ले रहे होते हैं, कुछ लोग, कुछ नहीं भी ले रहे होते। तो दूसरा डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 मेडिकल के कंजप्शन की वजह से, यूज़ की वजह से जो है ना वो उसका स्टे टाइम बढ़ जाता है खाने का, फिर उनको भूख ना लगना, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह ये कॉमन होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम अगर जैसे कि आप कल हमने ये सिम्टम देखे, तो आप उसमें देखें कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं उसे, उसको डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उनका वेट रिड्यूस करना है हमने। दूसरा, उनको कोई स्पाइसेस चीज़ नहीं देनी, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, साल्ट हैं, वो कंज्यूम नहीं कराने। तीसरा जो है प्याज, पुदीने वगैरह का इस्तेमाल कम से कम हो, और कैफीन, टी बिल्कुल कोशिश करनी है कि वो कंज्यूम ना करें। और साथ जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या प्रोटीन वगैरह वो उनका बहुत ज़्यादा देनी है एज़ कम्पेयर टू फैट। ये चीज़ें
उसमें ये है कि फाइबर की ज़्यादा क्वांटिटी है, और दूसरा ये है कि इनको स्मॉल मील देने हैं, क्योंकि ज़्यादा मील से उनको वोमिटिंग नोजिया हो रहा है, तो एनर्जी रिच हो, ताकि इसमें ये फार्मूला भी लगाया जाता है कि प्रोटीन एंड एनर्जी रिच फूड, ताकि सिर्फ प्रोटीन ज्यादा क्यों दे रहे हैं, फैट कम क्यों दे रहे हैं? फैट इस वजह से कम दे रहे हैं क्योंकि एसिडिटी को इंक्रीज करता है। फैट की जो कंजप्शन है वो लेकिन स्टमक में तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है ना। ब्रेक डाउन प्रोटीन, तमाम चीज़ों की जो ब्रेक डाउन है वो प्रोटीन स्टोमक में ही हो रही है, लेकिन आगे एब्जॉर्प्शन जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन या मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है, लेकिन ये ब्रेक डाउन दोनों की मोस्टली स्टोमक में ही हो रही होती है। लेकिन इसमें ये है कि फैट जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है, इसी वजह से फैट की कंजप्शन कम से कम रखनी है, या ख़ास तौर पर फ्राई चीज़ें हैं या इस तरीके से स्पाइसेस वगैरह, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये हमारा था इस हवाले से। और दूसरी चीज़ है कि जो ज़्यादा चीज़ हम इनको दे सकते हैं, कंज्यूम कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा हमें करानी चाहिए जो इस तरह के पेशेंट्स हैं। बनाना है, ये सॉफ्ट भी है और दूसरा पोटाशियम रिच भी है। बनाने के बाद वाटरमेलन, ये देने चाहिए। हाँ देने चाहिए, वाटरमेलन या सिर्फ मिलन। इसी तरह ओट मील बेस्ट है। इसके अलावा जो है आपका सीरियल्स वगैरह में ओट मील, वाटरमेलन, कॉलीफ्लावर, वो ये अच्छी है। सर कॉलीफ्लावर से काफी लोग ब्लोटिंग की कंप्लेंट करते हैं। वो फास्फोरस की वजह से होता है, वो मीन के स्टोमक के हवाले से हम कह रहे हैं, और उसमें अगर अदरक वगैरह जिंजर ऐड कर दी जाए तो मोस्टली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। उसमें सबसे जो कॉलीफ्लावर की ब्लोटिंग का इशू है वो फास्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से है, अदरवाइज ऐसा काफ़ी हेल्दी है, तो इतना वो नहीं है इसका। पीज और स्वीट पोटैटोस, ये चीज़ें मीन के ज़्यादा उनको कंज्यूम करानी है ताकि एसिडिटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर ये एज वाला फैक्टर आपने बताया सर, अपने एक्सप्लेन करना है एज का। एज में ये है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स जो मैंने आपको बताया है कि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी विद एन एज जो है ना वो डिक्रीज होती है। जो ये एक वॉल है, जैसे मीन के इस तरह से देखें कि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, बल्कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये एसोफेगल मीन के ट्यूब है, यहाँ स्टोमक है, तो यहाँ जो वॉल है ना उस मीन के जैसे ही फूड इंटर हुई है, इसका काम ये है कि जैसे ही फूड इंटर हो यहाँ से अलाउ करे फूड को, बैक ना करे। तो जैसे ही फूड इंटर हुई है तो ये बंद हो जाए, लेकिन विद एन एज ये मीन के इस तरह इसका काम है, मीन के क्लोज जैसे फूड है फिर लो। अब ये क्लोज मीन के ओपन तो हुआ है जैसे फूड है ये, लेकिन फिर क्लोज होने में इसने टाइम लगा दिया। जो ऑलरेडी फूड स्टोमक में मौजूद है वो एसिडिक इन नेचर में खड़ी है, वो बैक आ जाती है। जब यहाँ आती है तो फिर एसोफेगल रिफ्लेक्स जो है ना इसका प्रॉब्लम करता है, इसी वजह से एज का ये फैक्टर है इसमें। सर जो आपने गैस्ट्रोएसिस में बताया कि स्टे टाइम जो फूड का है वो अगर ज़्यादा हो जाए, हाँ, स्टे टाइम ज़्यादा कब होता है? जब आप ज़्यादा फैटी फूड कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा फाइबर एंड रिच फूड करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं, या स्पाइसी फूड कंज्यूम करें। और ये इसमें ये है कि उसमें भी यही प्रॉब्लम है, अगर आपको ओबेसिटी उसमें बिग प्रॉब्लम है। और सर लेकिन अगर हम देखें इनसॉल्युबल फाइबर सोर्स ले रहे हैं ठीक, तो या सॉल्युबल वो तो जाके इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन या वो सब कुछ होता है, इसीलिए जब नहीं होती ब्रेकडाउन तो वो एज इट इज पास हो जाता है। पास में, लेकिन जितने ज़्यादा फाइबर रिच फूड होगी, जितने फैट होंगे, वो स्टे भी उसका ज़्यादा बढ़ जाता है स्टोमक में। स्टे के बाद इसी मीन के स्टोमक पे उनका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, उनकी ब्रेक डाउन स्मॉलर हो रही है, लेकिन उसकी ऑब्जर्प्शन वगैरह नहीं हो रही स्टोमक में। तो साफ ज़ाहिर है जब ऑब्जर्प्शन नहीं हो रही तो वो एज सच वहाँ मौजूद हैं,
जितना ये ज़्यादा फूड मीन के फैट एंड फाइबर रिच फूड होगी उसकी स्टेट टाइम, इसी वजह से हम डायबिटिक वालों को भी इसी वजह से रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोमक में मौजूद रहे ताकि उसको भूख महसूस ना हो। लेकिन वो ऐसा जब वहाँ स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन जाते हैं तो वहाँ अपनी एक्टिविटी करते हैं। मीन के ज़्यादातर ये इनको हम ये क्या सर प्रीबायोटिक्स भी कहा जाता है इनको। मीन कि ये प्रोबायोटिक्स की फूड होते हैं, एक तरह के भी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो है ना ये यूज़ होने होते हैं। लेकिन स्टोमक में एज सच ये मौजूद रहते हैं। जब ये एज सच मौजूद रहते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने की वजह से जो है ना आपको अगर ज़्यादा टाइम इसमें क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में मौजूद हैं तो आपको वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह की भी शिकायत रहती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वो देने चाहिए कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देने चाहिए लेकिन फैट फ्री। इसमें जो चीज़ें नहीं देनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना क्या क्या देना चाहिए, अक्सर आप लोगों ने देखा हो जब भी हम डिस्कस करते हैं ना वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो मीन के ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या वो चीज़ें जो मीन के नहीं देनी चाहिए। अगर देने वाली बात में है तो लिस्ट आप देखेंगे फूड एक्सचेंज लिस्ट में कितनी प्रोडक्ट्स और कितनी फूड हैं, तो उनके उसमें देखें कि स्पाइसी भी हैं, फैटी भी हैं। आप लोग जब इसको कैटेगराइज करें तो उसमें कोशिश करें कि फैटी चीज़ें ना हों, स्पाइसी चीज़ें ना हों, ऑनियन वगैरह या मिंट है उसका कम हो, और कैफीन वाली चीज़ें, अल्कोहल या कैफीन का बिल्कुल तो इस्तेमाल। मेजर इशू यही होगा ना कि खाने के साथ साथ अगर कैफीन की कंजप्शन हो रही है उसका तो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। दोनों का ही है मीन के कैफीन के मल्टीपल, एक ये है कि और इसमें जो ज़्यादा एक चीज़ और रिपोर्ट की गई है गैसो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स ट्रैक उस पे डिजीज़ में, वो ये है कि विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, जिंक और आयरन, इनकी भी डेफिशिएंसी रिपोर्ट की गई है। तो इसकी वजह से मीन के ये जो फूड्स हैं जो मीन के विटामिन A, C और B रखती हैं वो ज़्यादा मिकदार में देनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, यस। जब स्टमक इशू होता है, हार्टबर्न होता है, तो उसमें कहते हैं कि आप मिल्क लें और ठंडा मिल्क लें, तो उसका क्या रोल होता है ठंडा दूध लेने का? इसके अलावा जो है ना ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज होता है जो मीन के स्टोमक के लिए, क्योंकि मिल्क देने में है लेकिन उसमें फैट फ्री है, तो इसी वजह से जो है ना उनकी एसिडिटी को रिलीव में अहम किरदार अदा करता है, जिसके प्रोटीन अवॉइड करने हैं ऐसे ही है ना। हाँ अवॉइड करना। लो मीन के एस्टेक फूड नहीं देनी, मिल्क एस्टेक इन नेचर है लेकिन इसकी जो इंजाइम एक्टिविटी है ना वो इसमें अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि आप बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है मिल्क बेसिक होता है। अल्कलाइन, जी 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 सर, तभी तो ऐसे सॉरी अल्कलाइन मीन के इसकी पीएच तकरीबन 6.5 या 6 के करीब है। अल्कलाइन मीन के ये न्यूट्रल है, इंक्लाइन भी नहीं है, ज्यादा नहीं है इसका, मीन के ना ही एसिडिक है और ना वैसे एज ए बफर के तौर पर इस्तेमाल होता है ये मिल्क। इसी वजह से मिल्क एंड मैग्नीशिया भी इसी वजह से यूज किया जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ठंडा दूध देने का क्या रीज़न है? उसमें यह है कि आप गर्म चीज़ें एज सच गर्म ठंडी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है कि जितनी गर्म चीज़ें होंगी वो आपके डायरेक्ट जाकर स्टोमक में जाके यहाँ ठंडी नहीं होती, स्टोमक में जाके ही जब स्टोमक एक्टिविटी ऑलरेडी एसिडिक है तो और वहाँ अगर कोई गर्म चीज़ मौजूद हो तो वो एसिडिटी को मज़ीद बढ़ाती है, तो इसी वजह से ठंडी चीज़ें जो है ना कंज्यूम करनी चाहिए, ना कि हार्ड चीज़ें। इनके से चेस्ट बर्न हो रहा होता है हाँ। जिनको स्टमक इशू होता है, तो जब वो ठंडी चीज पास होती है तो एक वो फीलिंग्स आती हैं इनके कूलिंग जो है ना वो फील करते हैं। एनी अदर कोई स्टमक इशू के जो पेशेंट्स आते हैं तो मतलब स्टमक इशू की तो बहुत सारी रीज़न हो सकती है, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं कि क्या वजह है इसकी पीछे? अब एक आई थी उनका बहुत ज़्यादा स्वेयर था कि वो अगर मेडिसिन ले रही हैं तो ठीक रहती है, नहीं लेती तो उनको फिर से उसकी सबसे बड़ी वजह ये हाइपरटेंशन वाली जो मेडिकेशंस हैं ना वो भी इसमें जो इनके कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं या हाइड्रोजन ब्लॉकर्स वो भी बहुत बड़ा अहम किरदार करते हैं इसकी एसिडिटी में या स्टोमक इशू में। उसमें यह है कि कोई भी डिजीज हो हमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि उनका डाइटरी पैटर्न, आप अगर हम डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें तो दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, दूसरा है रजिस्टर्ड डाइटिशियन। रजिस्टर्ड डाइटिशियन में ये होता है कि आपको कंप्लीट जैसे एक डॉक्टर डिजीज मीन के फर्ज करें डायबिटीज़ है
उस पे ऊपर कंप्लीट स्टडी होती है कि डायबिटीज़ कैसे हुई है, उसमें किस न्यूट्रिएंट का क्या रोल है। जैसे डॉक्टर स्टडी करते हैं या फार्मासिस्ट स्टडी करते हैं, वो वहाँ फिर आके रजिस्टर्ड डाइटिशियन होता है, वो फिर क्लेम भी कर सकता है मैं इसे क्योर करने के लिए काम कर रहा हूँ। हम जो इनके रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते मैंने इसे ट्रीट करना है। हमारा क्लेम होता है उसे प्रिवेंट करना है, उसे रिलीफ दिलाना है। जब हम इस स्ट्रेटजी में आते हैं तो आपने देखा है सबसे हमारी जो बेसिक की होते हैं, सबसे पहले उसकी इंट्रोपोमेट्री आप लें, फिर उसकी हिस्ट्री लें, उसकी बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और उसके डाइटरी पैटर्न को देखते हुए हमें उसे सेट करना होता है। उस सेट करने का मकसद ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं उनको प्रिवेंट किया जाए और कम से कम जो है उसका मीन के डाइट के हवाले से उसे प्रॉब्लम कम से कम हो। लेकिन रिलीव हमारा उसमें नहीं होता कि क्योर नहीं कर सकते हम मीन के, और क्योर का हमारा वो ना ही मीन के हमारे उसमें पार्ट होता है। हमारा जो मेन पार्ट है वो प्रिवेंशन है। जैसे आप कह रही हैं कि मल्टीपल हैं, उसे कैसे रिजॉल्व करें तो इशू, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा। मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट आया है, जैसे आप कह रही हैं कल के उसे मल्टीपल इश्यूज हैं, उसमें देखें, हाँ आप लेके आई थी उसे, उसमें भी मैंने यही चीज़ रिकमेंड की कि चाय वगैरह आप ना लें, ओटमील वगैरह लें या इस तरीके से फाइबर रिच फूड लें। इसमें आप लोगों के लिए ये कंफ्यूज नहीं, ये याद रखना है कि जो है गैस्ट्रोपेरिसिस और जल्ड में डिफरेंस है। ये आप लोग डायग्नोज, जो गैस्ट्रोपेरिसिस है उसमें ज़्यादा हार्ट बर्न नहीं होती, उसमें सिर्फ आपको भूख नहीं लगती या हर वक्त जो है ना आपका मैदा भरा भरा सा लगता है। दूसरा जल्ड है, उसमें हार्ट बर्न जो है ना कॉमन इशू है। अब कल का मुझे ना वो जर्ड लग रहा है ना गैस्ट्रोपैरासिस लग रहा है, तो वो क्या कंडीशन? क्या उसमें उसने बताया कि मुझे हार्ट बर्न होती है? इंडाइजेशन का था, इंडाइजेशन का है और इंडाइजेशन दोनों में है, दोनों में है। उसमें भी इंडाइजेशन है कि लेकिन उन्होंने बाकी जो सिम्टम्स है उनमें से किसी की कंप्लेंट नहीं की कि हार्ट बर्न वगैरह या हार्ट बर्न कह रही थी वो कि मुझे हार्ट बर्न होता है। मीन के जब भी मीन के कोई गर्म चीज़ खा लेती हूँ ना मैं, तो उसमें मुझे जलन वगैरह होती है इस तरीके से, उसको वो इशू था। लेकिन असल में ये है कि उनको फील ऐसे होता है कि हम गर्म चीज़ खा रहे हैं, और जब ठंडी चीज़ खाते हैं तो वो कूल फील होने की वजह से उनको फील नहीं होता। असल जो इसका रिलेशन है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ का, वो ठंडी या गर्म चीज़ों से नहीं है। असल जो है वो है एसिडिटी से, और जो मीन के स्पाइसेस वगैरह हैं उनसे, जो उनका या वेट है जो वो मेजर जिनका रोल है। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं आपने बताया कि जैसे हमारे पास कल है, तो आप उनकी हिस्ट्री लें। जैसे आप देखें कल वो चाय हर वक्त ले रही थी, कोई उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, मिल्क कंजप्शन थी नहीं उसकी, तो इस मिल्क का भी वही कह कि अगर दवाई लेती हैं तो मिल्क ले सकती हैं, अगर दवाई नहीं लेती तो मिल्क नहीं कंज्यूम। अब ये देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मेरे ख्याल में उसकी एज 50 नहीं एजेड नहीं थी वो, 44 थी उसकी एज, 40 प्लस, हाँ 44 एज थी। तो फिर एज विद एज जो है ना ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और उससे ये प्रॉब्लम था 20 साल से 20 ईयर। तो अगर आप देखेंगे कोई भी अगर उसने पहले प्रिवेंशन नहीं की तो और प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, और वो टोटल मेडिकेशन पे आ गई है। जब भी हम डाइट के हवाले से बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अर्ली प्रिवेंशन बेटर होती है। और जब अगर आप कहते हैं इस सिचुएशन में आज भी वो अगर अडॉप्ट कर ले, चाय को छोड़ दे, थोड़ा सा फाइबर रिच फूड कंज्यूम करना शुरू कर दे, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी मिल्क वगैरह कंज्यूम करे, तो विद इन फ्यू मंथ जो है ना उसकी मेडिसिन कम होती जाएगी। हमारे पास काफ़ी 1-2 क्लाइंट हैं, उन्हें बताया कि कुछ शानजा के जाने वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे अमल किया तो उनकी काफ़ी हद तक मेडिकेशन कम हो गई। मैंने पहले जो डायबिटीज़ के यूनिट्स ले रहे थे 60-70, अब वो भी कम हो गए, दूसरी मेडिकेशन हाइपरटेंशन की भी कम हो गई। तो इसमें यह है कि जो हमारा काम होता है कि फ़ौरन से नहीं होता, तो अगर थोड़ा सा उस पर अमल करें तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना ये काम हो जाती हैं। एक ही हम तकरीबन देखा है जितने भी लोग मेडिसिन लेते हैं ना, वो किसी भी इशू के लिए हो उनका स्टमक इफेक्ट ज़रूर होता है। मेडिकेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है स्टमक पे और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। अगर मेन के डायबिटीज नहीं भी है तो वो तब भी उस पर इम्पैक्ट करना है। और आप देखें कि आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा मीन के एनर्जी में किरदार है स्टमक का। अगर स्टमक सही काम नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली जो है ना उस पर इम्पैक्ट करने का। मेडिकेशन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करती है आपके लिवर पे और स्टमक पे।
और उसमें वजह ये है कि उन्हें वहाँ से गुजर के जाना होता है। अक्सर ये कैप्सूल वगैरह आते हैं जो वो डायरेक्ट फिर जहाँ इम्पैक्ट होता है वहाँ जाके जो है ना बस्ट होते हैं। तो वो एक टेक्निक है मेडिकल की, लेकिन जो स्टोमक में आते हैं ना वो प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसकी वॉल्व को डिस्टर्ब करते हैं। इनको अगर हम मेडिकेशन अगर किसी के लिए लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि स्टमक पे इफेक्ट ना हो, तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें? ये डॉक्टर कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें यह है कि वो टेक्निक कर सकते हैं कि उस मेडिसिन जो है एक फर्ज करें वो लीवर के लिए, वो लीवर में ही जाके वो जैसे कैप्सूल वगैरह जैसे उनकी हम ये हम करते नहीं है, क्योंकि हाँ। मोस्टली लोगों का ये इशू है फैमिली में कि उनका स्टमक जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है ऑलमोस्ट Destroy हुआ। मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन की वजह से यही है, लेकिन ये वो कम्युनिटी हम ये कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रिलीफ स्टोमक रिलीफ के लिए एसिडिक फूड कम से कम लें, स्पाइसेस वगैरह कम से कम लें, जैसे पपाया है, पीज हैं, या इसी तरह एवोकेडो है वो भी अच्छा है। इस तरह की फूड कंज्यूम करें वो, ताकि जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो कम से कम। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन आपका टॉपिक से थोड़ा हाँ बताएं। सर मैंने ये पूछना था कि सप्लीमेंट्स जैसे हैं ये कंफ्यूजन है कि खुराक कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि मील के ड्यूरिंग मील लेना चाहिए, कुछ कहते हैं बिफोर, कुछ कहते हैं आफ्टर, तो कुछ कहते हैं कि खाली पेट। जैसे हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन जो बेटर तब होती है न्यूट्रिएंट्स की जब उनको फ्री फॉर्म में लिया जाए, यानी कि आगे पीछे कुछ ना खाया जाए। तो सपोज अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो हम उन्हें क्या सजेस्ट करें, विद मील लें या पहले लें या खाली पेट, किस तरीके से लें? उसमें ये है कि आप लोगों को पढ़ाया था मैंने न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन, ये सबने पढ़ाया था सर ऐसा भी बनाया था। पढ़ाया था न्यूट्रिएंट ड्रग, मैंने न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन वो सबसे अहम होता है। जितनी भी कुछ जो डायबिटीज़ की टैबलेट्स हैं या इंसुलिन हैं जो आप ग्रेप फ्रूट मोस्टली वो यूज़ करते हैं, उसमें कुछ हैं जो उनके साथ कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे बाद लेनी चाहिए, उसके साथ नहीं, क्योंकि उनका एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें देखना है कि जो सप्लीमेंट हम दे रहे हैं कि कौन से हैं। सप्लीमेंट में क्या होता है, सप्लीमेंट में या मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल हैं या सेपरेट हैं, इनके कैल्शियम है, आयरन है। सर अगर मल्टीविटामिन है यानी कि उसमें एक से ज्यादा विटामिन है, मिनरल्स भी हैं, आयरन, कैल्शियम, तो हम अब हो सकता है कि एट अ टाइम एक ही एब्जॉर्प्शन बेटर हो रही हो फूड के साथ खाने की, लेकिन एक ही हाँ, तो फिर उसको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि वो फूड के साथ इनटेक ना करें। तो उसमें यह है कि अगर है सिंगल तो आप फिर देखें कि अगर कैल्शियम के हैं, जिंक के हैं, आयरन के हैं, तो तब फूड तो कौन इजी सा है हमें इंटरेक्शन अगर पता हो इंटरेक्शन तो पता है तो कौन सी आप फूड ले रहे हैं। उसके मिसाल के तौर पर अगर आयरन के सप्लीमेंट हैं तो आप ऑरेंज वगैरह या जितनी सिट्रस फ्रूट हैं उनके साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब अगर मल्टी न्यूट्रिएंट कोई सप्लीमेंट है तो वो हमें उन्हें एम्प्टी स्टमक एम्प्टी स्टमक की या बजाय जो food है के ना साथ इनके क्या? मील के बाद, इनके एम्प्टी फौरन स्टमक में भी फौरन बाद नहीं, इनके घंटा का एक 1 आवर का डिफरेंस हो, लेकिन एम्प्टी स्टमक भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टमक एम्प्टी होता है तो उसमें एक तो एसिडिटी लेवल भी ज़्यादा होता है आपके स्टमक में, एसिडिटी कंडीशन होती है। जब मल्टीविटामिन या इस तरह के विटामिन लेते हैं तो वो उसका साइड इफेक्ट बेनिफिट के अलावा जो है ना साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप देखें कि मल्टीविटामिन आप ले रहे हैं, उसमें ये है कि एक चीज़ मल्टीविटामिन में कुछ तो डेफिशिएंसी है आप में, कुछ चीज़ ऑलरेडी एक्सेस में है, तो उसका लेवल और भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो जब आप खाने के 1.5-2 घंटे बाद या घंटे बाद आप लेंगे तो वो स्टमक एम्प्टी नहीं होगा, इनकी एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह की हो जाएगी, तो वो फिर एक होमोस्टेटिस कंडीशन क्रिएट करने में आसानी होती है बॉडी। सप्लीमेंट मॉर्निंग या नाइट इस तरह कुछ है कि मॉर्निंग में देने चाहिए या नाइट में? नहीं, मीन के बिटवीन मील्स, जैसे हाँ, मीन के 11 बजे हो या शाम को, या इस तरीके से वो सर लेना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खाने के दरमियान लेना चाहिए ताकि बॉडी को ऐसे फील हो कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो फूड से आ रहे हैं। वही उसमें ये है कि वही डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है, जो सप्लीमेंट है उसकी नेचर क्या है, जो खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अगर आपको पता है कॉम्बिनेशन का मल्टीविटामिन नहीं है, कोई मीन के 2-3 विटामिन हैं, 2-3 वो हैं, जैसे कि आप फैट सॉल्युबल हैं तो आप फैट फूड के साथ कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा है, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। इस तरह भी जो वाटर सॉल्युबल हैं अगर उनको वेजिटेबल्स वगैरह के साथ कंज्यूम करेंगे आप तो वो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी।
तो इस हवाले से उसको जितनी भी मेडिसिन है या सप्लीमेंट है उनकी नेचर पे डिपेंड करता है, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे, कि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जो मीन के सर मैं जो सप्लीमेंट्स ले रही हूँ मल्टीविटामिन है, उसका तो ये है कि आप फूड के साथ लें, तो मैं उसके साथ ही लेती हूँ। आप खुद से ले रही हैं किसी डॉक्टर ने डॉक्टर recommend? ने recommend मीन के डॉक्टर अपनी फील्ड का बेहतर जानते हैं, लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी वजह से बाकी जो उन्होंने किया है मे बी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या वो किया होगा, वो बेहतर वो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन?